हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लगातार एग्जाम में आ रहे थे, उसी के रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे बिना समय खराब किए, ताकि इस टाइम आपका भी एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। हम वो बातें लेके आ रहे हैं इम्पोर्टेंट छांट के, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो और एग्जाम में बैठने के बाद कॉन्फिडेंस रहे कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन पहले पढ़ के आए हैं, तो अपना बिल्कुल 100% दिया है हमने, तो एग्जाम भी अपना 100% देगा। चलो मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ। अगला है, आपको कुछ इनऑर्गेनिक में एनाहाइड्राइड बताना है, और वो एनाहाइड्राइड में लेके आया हूँ। देखिए बताना आप पहला। आपको पता है नॉन मेटल्स के एनहाइड्राइड क्या होते हैं? अम्लीय। तो आपको बताने हैं अम्लीय एनहाइड्राइड। अम्लीय एनहाइड्राइड बताना। देखिए कौन सा अम्ल क्या, कौन सा एनहाइड्राइड बनाता है? H2SO4, H2SO3, H2SO4, HCnO2, HClO4, या HNO2 के साथ ही ले लेता हूँ HNO3, HClO4, HCH3PO4। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड का मतलब होता है दो अम्लों का आपस में जुड़ना और H2O का बाहर निकलना। सोचो, देखिए प्रत्येक अम्ल के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, H2O बाहर निकलेगा। बताओ प्रत्येक का एनहाइड्राइड क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए। देखिए, और ये याद भी करवा रखे हैं आपको। पहले में SO2, SO3, N2O3, फिर N2O5, फिर Cl2O7 और P2O5। वो एनहाइड्राइड बनेंगे जिनमें मैक्सिमम में जो हायर ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से बन रहे हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से बन रहे हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। बस दो मॉलिक्यूल को जोड़ दो और आपस में H2 निकाल दो। बस ये एनहाइड्राइड अपने को याद रहनी चाहिए भैया, कुल मिला के। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला, कुछ आपको क्षारीयता का क्रम बताना है। क्षारीयता का क्या क्रम होगा? तो बताओ। देखिए, C6H5NH2, NH3, CH3NH2, C2H5NH2। आपको पता है रेजोनेंस होना नहीं चाहिए, विद्युत ऋणता भी कम से कम होनी चाहिए। तो भैया यहाँ तो रेजोनेंस है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ देने वाला प्लस आई है, यहाँ देने वाला इससे भी ज्यादा प्लस आई वाला है। तो इधर से इधर आने पर बेसिसिटी लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। चलो भाई अगला, आपको बताना है एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन होते हैं। हेडिंग है एप्रोटिक विलायक। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? इसमें पहला है, दे रखा है क्या C6H6 है? हाँ, जो न H प्लस देता है न H प्लस लेता है, ये ऑप्शन में लिखे हुए आए हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से छाट के फिर ऑप्शन बनाए हैं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ये ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, कौन सा एप्रोटिक विलायक है, ये भी एप्रोटिक है, ये भी एप्रोटिक है, ये भी एप्रोटिक है, ये भी एप्रोटिक है। ये देता नहीं है H प्लस क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना। ये तो बेंजीन में, ये तो ऑर्गेनिक वाली सॉल्वेंट है। अगला, आपको पता है उष्मा रसायन में दो नियम आए थे, और उष्मा रसायन के दो नियम में पहला था लाप्लास वाला, जो कहता था कि अगर आप अभिक्रिया को इन्वर्स कर रहे हो तो साइन उष्मा का जो चिन्ह है ना, वो विपरीत हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा था हैस का नियम। हैस कहता था चाहे आप अभिक्रिया को एक स्टेप में कंप्लीट कराओ, चाहे एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट कराओ, अभिक्रिया केवल प्रारंभ, अभिक्रिया की जो उष्मा है अभिक्रिया के दौरान जो भी हीट है, वो केवल प्रारंभिक और लास्ट वाली कंडीशन पर ही निर्भर करती है। आप अभिक्रिया में कितने स्टेप अपनाए हो, अभिक्रिया में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, आपको कितना समय लग रहा है, कितने स्टेप में हो रही है, इन पे निर्भर नहीं करती। मतलब टेढ़े रास्तों वाली उष्मा है सीधे रास्ते की बराबरी होती थी। इसका मतलब अभिक्रिया की कुल उष्मा हमेशा नियत रहती थी, और आपको पता ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। इसीलिए
ये हेस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है भैया। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हेस का नियम जो अपने उष्मा रसायन में ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, अभिक्रिया की उष्मा के बारे में जानकारी देता है। आपको पता है अभिक्रिया की उष्मा निकालनी हो, अगर फॉर्मेशन की दे रखी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देगा। निर्माण की उष्माओं की जानकारी देकर अभिक्रिया की उष्मा पूछे तो उत्पादों की निर्माण की उष्मा रख दो, अभिकारकों की निर्माण की उष्मा रख दो। ज्यादातर अभिकारक माइनस ये उत्पाद माइनस अभिकारक ही होता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो भी अभिकारक माइनस उत्पाद करना है, और दहन उष्मा की बात करें तो भी उल्टा करना है। और ज्यादातर केस में आपको इन दो केस को छोड़कर, एक तो ये बंद वियोजन ऊर्जा को और एक दहन ऊर्जा को छोड़कर आपको ज्यादातर केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। इनके केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। चलो भाई, आपको पता है उष्मा गति की, और आपको एक बात और बता दूं, आपको कभी भी डेल एस देखना है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव होगा तो एच पी माइनस एच आर करो हमेशा, ताकि एच पी की वैल्यू एच आर से ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक होगी, उष्मा शोषी होगी। अगर एच आर ज्यादा आ रहा तो उष्मा क्षेपी होगी। आपको पता है समतापीय प्रक्रम में डेल टी जीरो होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होगा। तो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, जीरो। आप बात करते हो समायतनिक प्रक्रम में आयतन जीरो हो गया, आयतन में परिवर्तन जीरो, कार्य जीरो। तो बताओ यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, डेल ई बराबर क्यू बन गया भैया। और स्थिर आयतन की जो उष्मा होती है वो होती है डेल एन जी वी डेल्टा टी। अगर आपने समदाबीय प्रक्रम में दाब नियत है तो आपको पता है जो उष्मा है क्यों है जो वो बन जाएगा एंथैल्पी। तो बताओ क्या फॉर्मूला आता था स्थिर दाब पर, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। इन दोनों फॉर्मूले में आपको पता है अगर ये किलो जूल में है तो इसकी वैल्यू भी किलो जूल में निकालनी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा करना पड़ेगा अगर आपको डेली निकालना है। तो ये किलो में तो इसका आंसर भी किलो में ही आएगा। तो यहाँ एक ही गलती होती है, बस ऊपर नीचे 1000 से गुणा करने वाली गलती होती है। अगला, आपको पता है साम्य पर क्या क्या जीरो होता है। साम्य पर देखो डेल जी जीरो होता है। साम्य पर आपको पता है डेल एच बराबर टी डेल एस होता है। साम्य पर ई सेल जीरो होता है क्योंकि डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। लेकिन साम्य पर डेल जी नोट जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता। साम्य पर ई नोट सेल जीरो नहीं होता क्योंकि डेल जी नोट जीरो नहीं होता। साम्य पर आर एफ बराबर आर बी होता है, वेरी गुड। ये सारी कंडीशनें साम्य की है। और साम्य पर क्यू बराबर क्या होता है और साम्य के बराबर की इक्विवेलेंट होता है। और साम्य हमेशा बंद पात्र में स्थापित होता है। साम्य के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और साम्य पर अभिक्रिया कभी रुकती नहीं है, बस अगर अभिक्रिया की दर पश्चात अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। और उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, केवल लगने वाले समय को कम कर देता है। वो जितनी अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उतनी पश्चात अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ये साम्य की मैंने जानकारी दी है। आपको पता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाष्पन, गलन, संघनन। ये सब पॉइंट भी, ये सब अवस्थाएं भी साम्य अवस्था की मानी जाती है। और साम्य अवस्था पर आपको पता डेल जी जीरो कर दिया तो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है डेल एच माइनस टी डेल एस, यहाँ डेल जी जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल एच बराबर टी डेल एस, जो किसी भी रिएक्शन में साम्य का ताप होता है जो आप निकाल सकते हैं। याद रखना ये किलो का दे रखा हो और इसमें किलो नहीं दे रखा हो ना तो किलो को आप 1000 कर लेना ताकि आंसर अच्छी तरीके से आ जाए आपके। चलो भाई, अगला अगला में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं हर एक पॉइंट को देखते हुए एग्जाम के रिगार्डिंग बिल्कुल अच्छे से लिखा है, पहले समझ गए कि यार बच्चों को कौन सा मैटर देना चाहिए जो लास्ट टाइम में बहुत फायदेमंद है, और मैंने इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो आप पूरा फोकस रखिए इन क्लास को, बिल्कुल अच्छे से देखिए ताकि आपकी किसी प्रकार की गलती नहीं हो। चलो भाई, अब कह रहा है अगला, कह रहा है उच्चतम नाभिक स्नेहिता। एक क्वेश्चन है एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस। बताओ इनकी नाभिक स्नेहिता का ऑर्डर क्या होगा। याद करो, अच्छा क्षार एक अच्छा नाभिक स्नेही होता था, अच्छा क्षार एक अच्छा नाभिक स्नेही होता था। तो बताओ इनमें अच्छा नाभिक स्नेही कौन होगा। हाँ, प्रबल स्पीशी से आया हुआ दुर्बल संयुग्मी क्षार अच्छा नाभिक स्नेही होता है। तो भैया आज आकार से देखेंगे ये एक ही आवर्त के हैं, तो भैया अगर एक ही वर्ग के हैं तो यहाँ पर नाभिक स्नेहिता देखी जाएगी आकार से। ये लो, नाभिक स्नेहिता आकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक ही आवर्त के होते हैं ना तो भैया नाभिक स्नेहिता है ना
वो विद्युतहीनता की विकर्मानुपाती हो जाती। नाभिक स्निग्धता एक ही आवर्त के आते तो क्षारीयता के बराबरी हो जाती, कि जो दुर्बल स्पीशीज से आया हुआ प्रबल संयुग्मी क्षार होगा वो अच्छा नाभिक स्नेही होगा। लेकिन नाभिक स्नेहिकता एक ही वर्ग में हो तो आकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ अच्छा नाभिक स्नेही होता है I माइनस। यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और CH3 माइनस। ये आया है HF से, ये आया है H2O से, ये आया है अमोनिया से, ये आया है CH4 से। अब ये एक ही आवर्त के हैं तो एक ही आवर्त में तो इधर से इधर जाने पर अम्लता घट रही है। HF अच्छा अम्ल था और CH4 अच्छा अम्ल नहीं था, तो दुर्बल स्पीशीज से प्राप्त प्रबल संयुग्मी क्षार होगा। देखो नाभिक स्नेहिता एक ही आवर्त में क्षारीयता से देखी जाती है। अच्छा नाभिक स्नेही मतलब अच्छा क्षार, और नाभिक स्नेहिता जब आकार लगभग एक समान हो, सारे एक ही आवर्त के हो, तो दुर्बल स्पीशीज से आया हुआ संयुग्मी कैसा होता है? प्रबल। अब यहाँ दुर्बल सबसे वीक एसिड कौन है? CH4। इससे आया हुआ CH3 माइनस अच्छा नाभिक स्नेही होगा क्योंकि अच्छा संयुग्मी क्षार है, तो बताओ अच्छा नाभिक स्नेही कौन सा हुआ? CH3 माइनस। ये तो एक आवर्त में होती है भैया। नाभिक स्नेहिकता के दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, आवर्त में है तो अपने को क्षारीयता के समानुपाती देखना है। अगर आपकी नाभिक स्नेहिकता एक ही आवर्त के दे रखे हो संयुग्मी क्षार, तो क्षारीयता से देखना है। एक ही वर्ग में दे रखे हो तो आकार से देखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ज्यादा क्षारीय है। अगला क्वेश्चन मैंने ज्यादा क्षारीय है, चार ऑप्शन। पहला एनिलीन, दूसरा बेंजीलेमीन, तीसरा पैरानाइट्रो एनिलीन और चौथा एसिटिनिलाइड। एसिटिनिलाइड बोलो भाई। आपको पता है एरोमेटिक है, अनुनाद है। एनिलीन आ गया, अनुनाद है, ये तो एमाइड है। एसिटिनिलाइड ये होता था, यहाँ भी तो अनुनाद है, लेकिन एक बेंजीलेमीन है, यहाँ अनुनाद नहीं है। मेन एग्जाम में यही तो पकड़ना था। बेंजीलेमीन ये रहा, CH2NH2, यहाँ सिग्मा बीच में दो आ गए, यहाँ अनुनाद नहीं है, ये एलिफेटिक बन गई आज। तो बताओ सबसे ज्यादा क्षारीयता वहां होती है जहाँ अनुनाद नहीं होता है। ये अच्छे क्वेश्चनों में से आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये अच्छे क्वेश्चनों में से आता है। अगला कह रहा है मैक्सिमम स्टेबल बताना है आपको। बताइए भैया क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है? CH3 CH2 प्लस, CH2 CH डबल बॉन्ड प्लस, CH CH ट्रिपल बॉन्ड प्लस, और ये लो। बताओ भाई ABCD में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लगाओ उतनी देर में दिमाग। कह रहा है नाभिक स्नेही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। कौन सा नाभिक स्नेही नहीं है बताना। देखिए पहला H2O, दूसरा SO3, तीसरा अमोनिया, चौथा इसने दे रखा एमीन। कौन नाभिक स्नेही नहीं है? अगला क्वेश्चन, सकारात्मक प्रभाव किसका है? सकारात्मक प्रभाव कौन प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन दे रखा है Cl, OCH3, C3H7 और NO। बोलो भाई, बताओ। देखिए पहले में आपको पता यहाँ देने वाला CH3 है तो प्लस आई प्रभाव है, दूसरे वाला खींचने वाला है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तीसरे वाला SP वाला और ज्यादा खींचने वाला है, चौथे का अनुनाद नहीं है। जो मध्यवर्ती द्विबंध के ऊपर होता है वो कभी भी अनुनादीय भाग नहीं लेता। यहाँ भी sp2 वाला खींचने वाला है, सबसे मोर स्टेबल है पहला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो अनुनादीय भाग ही नहीं ले रहा। यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ नहीं है भैया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ये तो लुईस अमल होता था,
जब केंद्रीय परमाणु अधिक वितरणीय परमाणु से जुड़ा होता था SO2 CO2। ये सकारात्मक प्रभाव का मतलब है इसका भी माइनस आई है, इसका ही माइनस आई है, इसका प्लस आई है, इसका ही माइनस आई है। देखो अब आप ऐसे मत सोच लेना इसका प्लस है में, वो तो अनुनाद की कंडीशन होती तब है, अनुनाद के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो सारे माइनस आई वाले हैं, ये और ये, तो भाई ये प्लस आई वाला है एल्किल समूह, तो इसका कौन सा प्रभाव माना जाएगा? सकारात्मक। अगला अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, आप बताइए एरोमेटिक यौगिकों में कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? ESR। चलो भाई आपको बताना है ESR के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। याद करो आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जब भी ESR की क्रियाशीलता देखते हैं तो देने वाले प्लस एम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, प्लस आई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, माइनस एम और माइनस आई तो कम से कम होना चाहिए, देने वाले ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ESR का मतलब यही है। आपको पता है चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, आपको पता है जिसका आकार बड़ा होता है वो हेलाइड आसानी से निकल जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ न्यूक्लियोफाइल अच्छा नाभिक नहीं माना जाता है। जो स्ट्रॉन्ग से आता है ना वो अच्छा नाभिक नहीं माना जाता है, और जिसका आकार बड़ा होता है वो आसानी से नाभिक नहीं बाहर निकल जाता है। तो भैया चाहे SN1 बोलो और चाहे SN2 बोलो, I माइनस अच्छा नाभिक नहीं है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। अगला है कौन आसानी से नाभिक नहीं योगात्मक देगा? बोलो भाई NAR के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है भाई। पहला ऑप्शन दे रहा है अगला H, दूसरा ऑप्शन दे रहा है CH3C OH, तीसरा ऑप्शन दे रहा है CH3C OCH3, और चौथा ऑप्शन दे रहा है CH3CH2C OH। आपको पता है सबसे ज्यादा वो क्रिया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो कम से कम, देने वाला तो एक भी नहीं होना चाहिए। NAR का मतलब यही होता है जब पाइबंद अलग अलग वितरण परमाणु के बीच होता है ना, तो पहले आता है नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही वहां आएगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड आगे आगे आते थे, तो पहले फॉर्म एल्डिहाइड, फिर एसिटिल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक में बेंज एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन आते थे, एसीटोन वगैरह आते थे, फिर आते थे एरोमेटिक कीटोन जिसे बोलते थे एसिटोफिनोन। तो याद रखना NAR के प्रतिक्रियाशीलता का तो बहुत बार बता दिया आपको। अगला है ये कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है? C+O HCN साइनोहाइड्रिन बनता है, और ये CH3CH CH2 ये HBr। ये कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है बताओ देखिए। और CH4 पर जब Cl2 प्रवाहित करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति में तो CCl4 बनता है। ये कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है बताओ भाई फटाफट, ये कौन सी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है बोलो। अलग अलग वितरणीय परमाणु के बीच में जब पाई बॉन्ड होता था योग तो होगा, लेकिन पहले नाभिक स्नेही का होता था, तो कौन सी रिएक्शन है? NAR। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पहले एडिशन किसका होता था? इलेक्ट्रोफाइल का। कौन सा रूल लगता था? मार्कोनी-कॉप रूल। कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफाइल वाली, तो EAR। यहाँ H.E जा रहा है, Cl.E जा रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है? FSR। चलो भाई अगला, इसी में अगला बोल रहा है आपको पता है सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्काइन की होती है, फिर एल्किन की होती है, और सबसे पीछे कौन आता है? एल्केन आता है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है भैया। चलो अगला कह रहा है एन प्रोफिल बेंजीन बनाने की अच्छी विधि है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एन प्रोफिल बेंजीन बनाने की अच्छी विधि है। अब आपको छानना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में दे रखा है फ्रीडेल क्राफ्ट FCR, दूसरा कह दे रखा है वुड्स, तीसरा दे रखा है वुड्स फिटिंग, और चौथा दे रखा है कॉल्बे। बोलो भाई एन प्रोफिल बेंजीन बनाने की अच्छी विधि है, ये ऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चनों में से है भैया। एन प्रोफिल बेंजीन बनाने की तो भैया वही फ्रीडेल क्राफ्ट में तो RX जुड़ता था, बेंजीन से R जुड़ता था, लेकिन इसे एन प्रोफिल नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर ये लोगे ना CH3 CH2 CH2X जुड़ेगा, फिर बेंजीन से ये जुड़ेगा, फिर वो आइसोप्रोपिल बेंजीन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ क्या होता था कार्बोनाइन का पुनर्विन्यास, इससे नहीं बना सकते।
वुड तो वैसे ही बना नहीं सकते, बेंजीन आती है। हाँ, वुड्स फिटिंग से बना सकते हैं। क्यों? एक लेते थे येलो, एक लेते थे एरिल एलाइड, और एक लेते थे एल्किल एलाइड, लेते थे ये येलो येलो। अब यहाँ पुनर्विन्यास नहीं होता था, येलो सोडियम शुष्क ईथर, तो यहाँ आप 3 कार्बन का ले लो ना डायरेक्ट ही, ये लो, ये एक्स तो निकल जाएंगे बाहर और ये CH3 वाला ये समूह जुड़ जाएगा। तो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जेट में आया हुआ भी है भैया, ये 14 में, ये जेट 2014 में आया भी था ये लो, ये बन गया एन प्रोपिल बेंजीन। अरे भैया फ्रीडेल क्राफ्ट से तो आइसोप्रोपिल बनेगा, कार्बोनाइन का पुनर्विन्यास होगा। अगर आप एन प्रोपिल एलाइल लोगे ना आरएक्स की जगह, तो फिर वो ये नहीं जुड़ेगा, बीच वाला जुड़ेगा, जबकि अपने को कौन सा जोड़ना है, साइड वाला जोड़ना है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये अच्छे क्वेश्चनों में से है भैया। अगला चलो भाई, अगला अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन उत्पन्न होगा। कौन सा ऐसा विलयन है जो जल में डालने पर क्षारीय विलयन उत्पन्न करेगा? पहला NH4Cl, दूसरा Na2SO4, तीसरा Na2CO3 और चौथा NaNO3। बताओ, एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक अलग क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि साथ के साथ काम चलता रहे अपना। एटीपी से संबंधित जब भी ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम के साथ कौन आता था? एटीपी के साथ मैग्नीशियम आता था, काइनेज एंजाइम आता था। और आपको पता है सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में केटनेशन की पावर किसकी होती है? संकलन की, कार्बन की। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होती है। एक संक्रमण संकोचन बताया था मैंने, एल्यूमिनियम और गैलियम। गैलियम का आकार बड़ा नहीं होता, एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होता है। बताओ देखिए किसके अपरूप नहीं होते? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और आयोडीन। किसका अपरूप है नहीं? फास्फोरस के थे, सल्फर के भी थे, कार्बन के है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, आयोडीन के नहीं है। आपको आंसर इसके लिए बताया था, ये बनेगा अम्लीय, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl, ये बनेगा उदासीन यानी उभयधर्मी उदासीन, pH 7, ये होगा क्षारीय। तो बताओ आंसर कौन सा आ गया? सी वाला। अगला बताइए, अगला बताओ, कार्बन का कौन सा अपरूप उष्मागतिकी के तौर पे सबसे ज्यादा स्थायी था? कार्बन का कौन सा अपरूप मोर स्टेबल होता था? पहली बात, CO और H2 को तो क्या बोलते हैं? CO और N2 का मतलब क्या होता है? इस क्लास की अहमियत वही समझ पाएगा जिसको सबसे पहले तो बहुत कुछ पहले से आता हो, है ना, केवल रिकॉल कर रहा हूं अपनी बातों को, उसके लिए तो रामबाण है भैया ये। और CH4 जहां होती है उसे क्या बोलते हैं? पहले उष्मागतिकी से रूप से जो कार्बन सबसे ज्यादा स्थायी होता था वो ग्रेफाइट होता था। ग्रेफाइट को उष्मागतिकी रूप सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है, इसीलिए इसकी मानक एंथैल्पी कितनी मानी जाती थी? 0। और जो प्रकृति में अपने आप पहले से उपस्थित है उनकी कितनी मानते थे? 0। ये होती है वाटर गैस, जिसे कहते हैं जल गैस। CO और N2 को कहते थे प्रोड्यूसर गैस, उत्पादक गैस, और इसको कहते थे कोल गैस, कोल गैस। और मेथेन आती थी नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा आती थी, प्राकृतिक गैस में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन का IUPAC नाम। नियोपेंटेन तथा आइसोपेंटेन का IUPAC नाम बताओ, फटाफट बोलो भाई। नियोपेंटेन ये रहा, ये लो। अब बताओ, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, और आइसोपेंटेन ये रहा, उधर से नहीं इधर से, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। चलो भाई, 1 2 3 4 या 5 ऐसे लिखते हैं कि नहीं? नहीं, कार्बन कितने होने चाहिए? केवल 5। अगला, आपको इनकी RS नेमिंग करनी है। बताओ देखिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन आपको सीखना यही है। जल्दी से जल्दी फटाफट पेन कॉपी हाथ में रखिए। ये क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको RS नेमिंग से आंसर निकालिए अपने आप फटाफट। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है,
ताकि आरएस नेमिंग की प्रैक्टिस हो। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भैया। सीएस3 ऐसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा भैया। सबसे मेन बात तो ये अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट बोलिए भाई। आपको पता है सबसे पहले देखते थे एक नंबर किसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, परमाणु क्रमांक 1, फिर ऑक्सीजन का 2, फिर कार्बन का 3, फिर हाइड्रोजन का 4। चौथी प्राथमिकता का समूह कहाँ आता था? क्षैतिज पर। कहाँ जाते थे? 3 2 1, 3 2 1 जाना। ये लो तो बताओ कहाँ गए क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया आर। पहले कीरेल कार्बन तो है क्या? है। यहाँ भी देखो कीरेल कार्बन तो है। तो बताओ एक नंबर किसको दोगे आप? ऑक्सीजन को। 2 नंबर किसको? नाइट्रोजन को। 3 नंबर कार्बन, यहाँ भी है कार्बन, यहाँ भी। आगे जाओ, यहाँ ऑक्सीजन है, इसको देंगे 3 और इसको देंगे 4। आज चौथी प्राथमिकता का कहाँ है? ऊर्ध्वाधर पर। अब जाएंगे भैया 1 2 3, 1 2 3, वही क्या आ गया आर। तो पहला भी आर है, दूसरा भी आर है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला बताओ भाई। अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। C4H8 आणविक सूत्र के कुल अधिकतम समावेवी संभव, कुल अधिकतम समावेवी। और दूसरा C5H10 के खुली श्रृंखला वाले। बहुत बार बताया भाई ये तो। ऊपर वाले में बोलो, ये लो बताओ 1 2 3 4 5 और इसके बनते थे 2, एक सीसर एक ट्रांस। तो भैया इसका आंसर कितने दे के आना है? 6 ऑप्शन में नहीं हो तो 5। दोबारा सुन लो। C4H8 के खुली श्रृंखला वाले कितने बने? 3, लेकिन इसके 2 रूप होते। अगर एक को मैं मान लूं सिस तो फिर एक तो रह गया ना। एक कौन सा? ट्रांस। क्योंकि अपन क्या करें, कुल बताने हैं तो ज्यामितीय भी को गिनना पड़ेगा। अब बताओ ये और ये आपस में अभी कौन सी स्थिति है? ये कौन से चेन है? अरे ये तो चेन कितने कार्बन की? 3 और ये 4 कार्बन की। लेकिन इसके 2 ज्यामितीय बनेंगे, एक सीसर एक है ट्रांस। तो बताओ कितने बन गए? 4 और 2 ये बन गए 6। 6 ऑप्शन में नहीं हो तो कितने? 5। 6 हो तो 6। अब बताओ अगला C5H10। बताओ C5H10 बोलो फटाफट, गिनो देखिए। 1 2 3 4 और 5। 1 2, अब तो ज्यादा बन ही नहीं सकते ना। 3 4, याद करो सबका आईपीसी नाम लिखते थे क्या आता था? अलग अलग। इसका नाम अलग है, पेंट वनीन है। इसका पेंटुइन है। इसका 2 मेथिल ब्यूट वनीन है। इसका 2 मेथिल ब्यूट 2 इन है। इसका याद करो 3 मेथिल ब्यूट वनीन है। सभी का नाम अलग अलग है। इसके कितने बनेंगे? 5। ये अच्छे क्वेश्चनों में है भैया। C5H10 के कितने बनेंगे? 5। C4H8 के कुल पूछा है, ओपन भी पूछा है और चेन वाला भी पूछा है। इसके चेन भी बताया था। चेन भी कितने बनते थे? 5। याद करो कितना बना था? 1। कितना बना था? 2। सही बात है नहीं है? 2। और इसी बात को मैं आगे लिख दूं। अगर इसकी चेन वाले पूछता 2 और ये लो 2 और ये कितने बनते थे? 3। सही है नहीं है? और ये कितने बनते थे? 4 और ये लो कितने बनते थे? 5। तो वैसे पूछेगा ये नहीं, टोटल इसके कितने पूछेगा? ओपन वाले पूछेगा। ओपन वाले कितने? 5। इसके ओपन वाले में आंसर 3 हो तो 3 और 4 हो तो 4। अगर टोटल पूछे तो कितने? 6। 6 ऑप्शन में नहीं हो तो 5। चलो भाई अगला। आपको बताना है ESR के प्रति क्रियाशीलता, जिसको ऑर्गेनिक में यह आता है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भैया। ऐसे बोलेगा क्लोरोबेंजीन आपको बनाना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन आपको जोड़ना पड़ेगा।
बस जिसको ये ग्रुप पता है कि कौन खींचने वाला है कौन देने वाला, और इतने दिनों में तो इतनी प्रैक्टिस से पता पड़ी गया। आप तो बताओ, देखिए बोलो भाई। देने वाले ज्यादा से ज्यादा, यहाँ लोन पे है, ये प्लस एम वाला है, प्लस एच वाला है, माइनस एम वाला है, माइनस आई वाला है। डी सी ए बी। अगला भैया, क्षारीयता का क्रम बताओ। और ये बेहतरीन क्वेश्चन में से है रे भैया। ओ एच माइनस सी एच थ्री सी डब्ल्यू माइनस और सी एल माइनस, इनकी क्षारीयता का क्रम बताना है। पहले क्या बनाना पड़ेगा, इनके अम्ल। तो बताओ ये कौन है H2O, ये कौन है एसिटिक एसिड, और ये कौन है HCl। ये तो इनऑर्गेनिक वाला है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका ये प्रबल अम्ल है, इसका संयुग्मी क्षार कैसा होगा, दुर्बल। तो ये तो आएगा पीछे ही पीछे। और ये कौन है, दुर्बल, इसका संयुग्मी कैसा होगा, ये है दुर्बल, इसका संयुग्मी कैसा होगा, प्रबल क्षार। तो बताओ ये तो पूछ रहा है क्षारीयता का क्रम, इसका मतलब ये कौन है, ये संयुग्मी क्षार है। और संयुग्मी क्षारों का क्या पूछा जाएगा, क्षारीयता का क्रम। तो बताओ जो वीक से आया हुआ होगा वो क्या होगा, प्रबल संयुग्मी क्षार। तो बताओ आगे आगे कौन आएगा, CH3COO माइनस, फिर आएगा OH माइनस, और फिर आएगा Cl माइनस। ये क्षारीयता का क्रम पूछा, अम्लता का क्रम है नहीं पूछा है। अगला बताना, देखिए कह रहा है प्रबलतम क्षार बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। पहला C6H5NH2, दूसरा मेटा NO2, C6H4NH2, पेरा NO2, C6H4NH2, C6H5CH2NH2। ये तो बहुत बार आ गया। अच्छा क्षार वो होता है जहां बिल्कुल भी अनुनाद नहीं हो। इसका मतलब अनुनाद कहाँ नहीं है, पहले वाले में तो है एनिलीन है, दूसरी भी एनिलीन है, तीसरी भी एनिलीन है, या अनुनाद नहीं है, बीच में सिग्मा कितने आगे, दो। इसका नाम क्या है, बेंजिल एमीन। क्या नाम है, ये बार बार आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एमीन। ये देखो CH2NH2, सिग्मा बीच में कितने आगे, दो। बेंजिल एमीन में अनुनाद नहीं होता। अगला बताना, आपको ऐसे पूछेगा वही ESR के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताओ। मैं चार ऑप्शन बोल रहा हूं। पहला बेंजीन, दूसरा टोलुइन, तीसरा क्लोरोबेंजीन, और चौथा नाइट्रोबेंजीन। सबसे ज्यादा कौन, पहले आएगा टोलुइन, तो बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला अम्लता का क्रम बताओ। ये तो आपको पहले भी खूब बार करवाया ऐसे क्वेश्चन। तो OH, OHCl, एसिड, CH3। जल्दी बोलो भाई। सबसे पहले सी, क्योंकि एसिड तो फिनोल से आगे आएगा ही। सी, डी, फिर खींचने वाला हमेशा अम्लता को बढ़ाता है, फिर बी, और फिर ए। वेरी गुड। अगला भैया, ये अपने को सबको पता है कि केमिस्ट्री में जो यूनिट काम आती है वो कौन सी आती है, CGS, सेंटीग्राम सेकंड। सेंटीमीटर काम लेंगे, ग्राम काम में लेंगे, और सेकंड काम में लेंगे। और आपको पता है, आपको लीटर है वो अपने को पता है 1000 ml के बराबर होता है। एक सीसी बोल दो, एक ml बोल दो, ये बराबर होते हैं आपस में, है ना। और एक सीसी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। चलो भाई, और आपको ये एक स्टार वाली बात पता है, दूसरी आपको खूब बार बता दिया, ग्राम परमाणु हो,
ग्राम अणु हो और ग्राम आयन हो, इसका मतलब होता है मोल। क्या होता है? मोल। अगला, चलो भाई, ये भी बहुत बार बता दिया, किसी भी तत्व का आपको क्या देखना है? प्रतिशत संगठन। तो क्या देखते थे? खुद का भार, टोटल भार गुणा क्या करते थे? 100। चलो भाई अगला, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, चलो भाई यहाँ तक एक बार आप पढ़ो इसको, फिर आपको अगली क्लास में इसके आगे क्या बताते हैं भैया।